कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना नताशा आधी रात में चुपके से वेदिका के कमरे में दाखिल हुई। उसकी नजरें बिस्तर पर सोई हुई वेदिका और उसकी बगल में सोते हुए मासूम संयम पर टिकी। नफरत और जलन से भरी नताशा वेदिका को खत्म करने का फैसला कर चुकी थी, ये सोचते हुए कि उसकी मौत से एसआर पूरी तरह से उसका हो जाएगा। नफरत और गुस्से के साथ नताशा ने बिस्तर से एक पिलो उठाया और वेदिका के चेहरे पर रखकर उसे दबा दिया। उसकी दीवानगी हर शब्द और हर हरकत में झलक रही थी। दूसरी तरफ वेदिका पिलो हटाने और अपनी जान बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कमजोरी और नताशा की ताकत ने उसे रोक दिया। इस दौरान बगल में सोया हुआ संयम रोने लगा, लेकिन नताशा की दीवानगी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे बच्चे के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने संयम को चुप रहने की धमकी दी। जैसे जैसे वेदिका की ताकत कम होती गई, उसकी सांसें उखड़ने लगी। नताशा का जुनून और उसकी नफरत अपने चरम पर थी। अब आगे नताशा का भरम टूटा और उसने देखा कि वो खुली आंखों से ये सपना देख रही है, एक ऐसा सपना जिसे वो शिद्दत से सच करना चाहती थी। नताशा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और अगले ही पल वो पांव पटकते हुए रूम से बाहर जा चुकी थी। वेदिका को अंदाजा हो चुका था कि उसके रूम में कोई तो था। उसने हल्की सी आंखें खोल ली और देखा उसके रूम में कोई नजर नहीं आ रहा। वेदिका ने अपनी बगल में सो रहे संयम को देखा और उसको अपने हाथ से सहलाते हुए वो खुद भी अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। इधर नताशा अपने रूम में आ चुकी थी और उसके कदम बेचैनी से थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो चुका था। उसने अपने बालों को झटका दिया और बेमकसद रूम में चक्कर काटने लगी। उसकी आंखों में वो जलन साफ झलक रही थी, जो उसे वेदिका को देखकर हर बार महसूस होने लगी थी। नताशा ने गुस्से में कहा, क्या मैं सिर्फ एक मोहरा हूं? क्या एसआर ने मुझे यहां सिर्फ अपनी बीवी को जलाने के लिए बुलाया है? उसकी आवाज में धीमापन था, लेकिन उसके लहजे में एक अलग ही तलखी थी। उसकी नजर एसआर के वार्डरोब पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर अलमारी का दरवाजा खोला। एसआर के कपड़े, उसकी घड़ी, उसकी परफेक्ट तरीकों से सारी चीजें सजी हुई थी। हर एक चीज में एसआर की मौजूदगी महसूस हो रही थी। नताशा ने उसकी शर्ट को निकालकर अपने हाथ में लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, एसआर, मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी। फिर अचानक उसका गुस्सा फिर से उबल पड़ा। उसने शर्ट को अलमारी में वापस पटक दिया और अपने हाथों से सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसकी आंखों में नफरत की लहरें साफ झलक रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, वो वेदिका, वो हर बार बीच में क्यों आ जाती है? एसआर का प्यार, उसकी मौजूदगी, उसका वक्त, सब कुछ उसका है। यहां तक कि उसकी नफरत भी उसकी है। और मैं यहां सिर्फ खामोश बैठकर ये सब सहूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नताशा ने रूम में लगे एसआर के बड़े से फोटो पर नजर डाली। वो तस्वीर एसआर के कॉन्फिडेंस और पावर को बयां कर रही थी। नताशा की आंखों में जुनून छलक उठा। उसने धीरे धीरे फोटो के पास जाकर उसे छुआ। उसकी उंगलियां तस्वीर के फ्रेम पर ठहर गई। एसआर, उसने गहरी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तुम मेरे हो और मैं इसे किसी भी कीमत पर साबित करके दिखाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे वेदिका की जिंदगी के सारे रंग क्यों ना मिटाने पड़े। उसके मन में कुछ खतरनाक ख्याल आते हैं। उसने खुद से कहा, अगर एसआर ने मुझे यहां सिर्फ वेदिका को जलाने के लिए बुलाया है तो मुझे इसे अपने फायदे में बदल लेना चाहिए। मैं सिर्फ एक मोहरा नहीं बनूंगी, मैं इस खेल की क्वीन बनूंगी। वो बिस्तर पर बैठकर एसआर के रूम का हर कोना निहारने लगी। उसकी नजरें खुलकर चारों ओर देख रही थी। उसमें कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी थे जहां उसने नजरें गड़ाई हुई थी, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स के बीच एक पेपर फोल्ड करके रखा हुआ था। नताशा ने उसे खोला और एसआर और वेदिका की वो तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर नताशा के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभरी। उसने तस्वीर को हवा में घुमाया और कहा, तो ये है तुम्हारी सच्चाई। एसआर, तुम अब भी वेदिका को भुला नहीं पाए हो ना, और बस उससे नफरत करने का ड्रामा कर रहे हो ना। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि तुम्हारा ये लगाव जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारी जिंदगी से वेदिका को मिटा दूंगी। उसने तस्वीर को वापस फाइल में रखा और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में
एक खतरनाक चमक आ चुकी थी। नताशा ने धीरे से कहा, वेदिका, तुम्हारी कहानी अब खत्म। तुम्हें एसआर की जिंदगी से जाने पर मजबूर कर दूंगी मैं, और जब तुम खुद हार मान लोगी तब एसआर को एहसास होगा कि मैं उसकी असली सोलमेट हूं। फिर उसने पलंग से उठकर ड्रेसिंग टेबल की ओर कदम बढ़ाए। वहां रखे एसआर के परफ्यूम को उठाकर उसने अपनी कलाई पर छिड़का। उसकी नजदीकियों का ख्याल उसकी आंखों में बस गया था। नताशा ने मदहोशी में खुद को मिरर में निहारते हुए कहा, तुम्हारी आदत बन जाऊंगी मैं एसआर। तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरी ही जगह होगी, और वेदिका, उसे मैं इस घर से, इस रिश्ते से और तुम्हारी यादों से बाहर फेंक दूंगी। उसके दिमाग में वेदिका के खिलाफ कई प्लानिंग्स बनने लगी थी। वो खुद से बुड़बुड़ाने लगी, वो खुद को बहुत स्ट्रांग समझती है ना, लेकिन मैं उसे कमजोर बना दूंगी। मैं उसकी हर कोशिश को फेल कर दूंगी, और तब एसआर को मेरी अहमियत का समझ आएगा। नताशा ने एक बार फिर से वार्डरोब खोला और एसआर की शर्ट को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी उंगलियां उसके शर्ट के फैब्रिक को छूते ही ठहर गई। उसने वो शर्ट निकालकर अपने हाथों में पकड़ी और उसके करीब लाते हुए एक गहरी सांस ली। शर्ट से आती हुई एसआर की फेमिलियर खुशबू उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आई। उसने धीमे से बिस्तर की तरफ कदम बढ़ाए और शर्ट को अपने सीने से लगाकर बेड पर सिमट कर लेट गई। उसके लंबे बाल बिस्तर पर फैल गए थे और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, एसआर, तुम्हारी ये खुशबू, ये मुझे तुम्हारे करीब होने का एहसास कराती हैं। उसकी उंगलियां शर्ट के कॉलर पर घूम रही थी, जैसे वो एसआर की मौजूदगी को एहसास कर रही हो। उसकी सांसें गहरी हो गई और उसकी आंखों में जुनून साफ झलक रहा था। इधर गेस्ट रूम में काउच पर हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। एसआर अपने कंधे पर कोट टिकाकर काउच पर बैठा हुआ था। उसकी गहरी सोच में डूबी हुई आंखें सामने की दीवार पर टिकी हुई थी। अचानक उसकी फोन की स्क्रीन चमकी और स्क्रीन पर उसके उसी आदमी का नाम फ्लैश हुआ जिसे उसने विक्रम मेहरा को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए कहा था। एसआर ने उसके एक हाथ से फोन उठाया और दूसरे हाथ से अपने बालों को मुट्ठी में कसते हुए पीछे किया। एसआर ने फोन उठाते ही अपनी रौबदार आवाज में पूछा, हेलो, बोलो, क्या हुआ है? दूसरी तरफ से उसके आदमी ने हल्के से उत्साह और डर के मिले जुले भाव के साथ कहा, बॉस, विक्रम मेहरा हमारे हाथ लग चुका है। हमने उसे इंडोनेशिया से उठाया है और अभी वो आपके अड्डे पर है। एसआर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने फोन को कंधे और कान के बीच कसते हुए अपनी जैकेट को सीधा किया और अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, गुड, काफी वक्त से चूहे बेली का खेल चल रहा था। विक्रम को सही ट्रीटमेंट देने का वक्त आ गया है। एसआर ने एक पल के लिए सोचा और फिर सीधा सवाल दागा, उसकी कमजोर कड़ी का क्या हुआ? हर आदमी की कोई ना कोई कमजोर कड़ी होती है। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, बॉस, उसकी एक ही कमजोर कड़ी है, उसका बेटा। हमने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। उसका बेटा अभी उसके घर में है। आपकी इजाजत हो तो उठा ले। एसआर ने गेस्ट रूम में टहलते हुए अपने आदमी से पूछा, कितनी उम्र है उसके बेटे की? उसके आदमी ने थोड़ी देर चुप्पी में जवाब दिया, बॉस, 5 साल का है। एसआर की आंखों में एक पल के लिए नरमी की परछाई आई, लेकिन उसका चेहरा अब भी गंभीर था। उसने अपनी गहरी सदी हुई आवाज में कहा, उसे उठा लो, लेकिन याद रखना वो बच्चा है। उसे डराने या धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ हमारा गेस्ट है और उसके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बच्चे के मन में डर बैठ जाए। दूसरी तरफ आदमी ने तुरंत जवाब दिया, यस बॉस, आपकी बात का ध्यान रखेंगे। बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा। एसआर ने अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्की हल्की थाप देते हुए कहा, विक्रम को बताओ कि उसका बेटा मेरे पास है, लेकिन जब तक वो सच नहीं उगलेगा बच्चा मेरे घर रहेगा। और हाँ, विक्रम को यह एहसास दिलाना कि उसके बेटे की जान खतरे में है। उसका झूठ अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। दूसरी तरफ से आदमी ने फौरन जवाब दिया, समझ गया बॉस, बच्चा सीधा आपके घर पहुंचेगा। ध्यान रखना, बच्चे को एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो किसी खतरे में है। मैं अभी वहां के लिए निकल रहा हूं।
एसआर ने कॉल कट किया और फोन को टेबल पर रख दिया। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, शिकार पकड़ने की संतुष्टि और अपने गेम को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी। उसने खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा, विक्रम, तुमने मुझे जो दौड़ाया है उसका पूरा हिसाब होगा, लेकिन तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें मेरे तरफ झुकने पर मजबूर करेंगी। तुम्हारा झूठ, तुम्हारी चालाकी सब खत्म। और तुम्हारा बेटा वो सिर्फ मेरा प्यादा है, लेकिन तुम उसे खोने का डर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एसआर का गुस्से से भरा चेहरा और उसकी सधी हुई चाल गेस्ट रूम के सन्नाटे को चीरती हुई बाहर निकली। उसने दरवाजे को जोर से बंद किया और उसकी गंभीर आंखें सीधी अपनी कार की तरफ देख रही थी। एसआर ने अपनी कार का दरवाजा खोला, बैठते ही इंजन स्टार्ट किया और स्पीड पकड़ ली। उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक नाम था, विक्रम मेहरा। उसके होठों पर एक सर्द मुस्कान थी, जैसे उसने पहले ही विक्रम की हर चाल का जवाब सोच लिया हो। एसआर ने खुद से कहा, अब जल्दी ये खेल खत्म होगा। एसआर की गाड़ी इंडस्ट्रियल इलाके के बीच में से सुनसान खंडर जैसे अड्डे पर आकर रुकी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। जगह इतनी वीरान थी कि हल्की सी भी आहट खौफ पैदा कर सकती थी। अड्डे के बड़े लोहे के गेट पर एसआर के आदमी पहले ही खड़े थे। एसआर की कार रुकते ही गेट खुल गया। उसके कदम फर्श पर पड़े तो गूंजते हुए अंदर तक सुनाई भी देने लगे। अंदर की दीवारें पुरानी थी और चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। बल्ब की रोशनी हल्की हल्की थी और हर तरफ डरावना माहौल बना रही थी। अड्डे के बीच एक बड़ा सा हॉल था, जहां एसआर के लोग विक्रम मेहरा को कुर्सी से बांधकर बैठाए हुए थे। विक्रम हट्टा कट्टा और मजबूत था, लेकिन इस वक्त उसकी ताकत बेबस लग रही थी। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी और उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े हुए थे। एसआर ने अपनी चाल धीमे करते हुए कमरे में कदम रखा। उसके जूतों की आवाज विक्रम के कानों तक पहुंच रही थी और हर कदम के साथ विक्रम की बेचैनी बढ़ रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो उस खौफनाक सन्नाटे को महसूस कर सकता था। विक्रम ने घबराहट में पूछा, कौन है वहां? मुझे यहां क्यों लाया गया है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एसआर के कदम रुक गए। उसने अपने हाथ से एक कुर्सी खींची और आराम से उसके सामने बैठ गया। उसने विक्रम के चेहरे की ओर देखा, फिर धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, विक्रम विक्रम विक्रम, बोलते बहुत हो तुम, लेकिन देखो यहां सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। विक्रम ने सिर घुमाने की कोशिश की। एसआर? उसकी आवाज में डर और बेबसी का मेल था। एसआर ने एक सर्द मुस्कान के साथ कहा, अब सही पहचाना, लेकिन तुमने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दी विक्रम। तुम्हें क्या लगा इंडोनेशिया की उस गंदगी में छिप जाओगे तुम और मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा? हाँ? एसआर के शब्दों में इतना ठहराव था और रौब था कि विक्रम के माथे पर पसीना छलकने लगा। उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां इतनी सख्त थी कि उसकी कोशिश बेकार थी। एसआर ने अपनी आवाज को और गहरा करते हुए कहा, तो सुनाओ विक्रम, कैसी लगी मेरी मेहमानदारी? मजा आया? विक्रम ने घबराते हुए कहा, एसआर मुझे जाने दो, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहां क्यों लाया गया है? एसआर ने ठहाका लगाया। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। उसने टेबल पर रखे ग्लास को उठाया और उसमें हल्की सी ड्रिंक डाली और कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा तुम्हारी बात? देखो विक्रम, मुझे झूठ सुनने का बिल्कुल शौक नहीं है। सच बोलो और मैं तुम्हें इस नर्क से जल्दी रिहा करने का वादा करता हूं। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है। एसआर ने ग्लास को टेबल पर जोर से पटकते हुए कहा, फंसाया? क्या तुम्हें लगता है कि यह शब्द सुनकर मैं भरोसा कर लूंगा तुम पर? मुझे सच चाहिए। शौर्य गिल ने मेरे खिलाफ जो प्लान किया है उसका हिस्सा तुम भी हो, और वो प्लान क्या कर रहा है मुझे सब जानना है। तूने मेरी फैमिली को हाथ लगाने की कोशिश की और तुझे लगा कि मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। विक्रम ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन एसआर ने उसे रोकते हुए कहा, याद रखना विक्रम, मेरे पास सब्र बहुत कम है और जब यह खत्म होता है तो चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। तेरा बेटा, उसकी कसम खाकर सच सच बोल। विक्रम ने धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज में कहा, मेरा बेटा कहाँ है एसआर? क्या सच सामने आने वाला है एसआर के? कौन है ये शौर्य गिल जिससे है एसआर की दुश्मनी? क्या वेदिका की मुसीबतें होंगी आसान? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में।
सुनते रहिए कैंडिड अमन।